नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम जयसी जी के काव्य का काव्य सौंदर्य इस पर विचार करेंगे। पहले भाग में हमने जयसी जी के सामान्य परिचय पर विचार किया है। इसमें हमने जयसी जी का जीवन वृत्त, जयसी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है। उनके कृतित्व तथा उनकी रचनाओं पर आधारित उनके काव्य का काव्य सौंदर्य, इस पर आज हम विचार प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था, किसी भी काव्य का काव्य सौंदर्य या काव्य पक्ष का अध्ययन हम दो रूपों में करते हैं, एक भाव पक्ष, दो कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत उस काव्य का आशय या आशय की दृष्टि से कवि ने या साहित्यकार ने जिन बातों का प्रयोग किया है उसका अध्ययन करते हैं, और उस आशय को अधिक अलंकारिक, सौंदर्यशील, लययुक्त बनाने के लिए कवि ने कौन कौन से काव्य शास्त्रीय पक्षों का प्रयोग किया है, उसमें छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक किस प्रकार उसका प्रयोग किया है, इसका अध्ययन हम करते हैं। अतः जयसी जी के काव्य का काव्य सौंदर्य भी हम इन दो रूपों में देखेंगे। इन दो रूपों में ही उनके काव्य सौंदर्य की विशेषताएं हम आज यहाँ प्रस्तुत करेंगे। वह किस प्रकार? पहली विशेषता है कथानक रूढ़िया। कथानक रूढ़िया, इसका प्रयोग जयसी जी ने किस प्रकार किया है, यह देखने से पहले कथानक रूढ़िया किसे कहा जाता है यह जान लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले उसकी परिभाषा आप देखने का प्रयास कीजिए। देख लीजिए, संभावनाओं पर बल देने का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के साहित्य में कथानक को गति और घुमाव देने के लिए कुछ ऐसे अभिप्राय बहुत दीर्घकाल से व्यवहृत होते आए हैं, जो बहुत थोड़ी दूर तक यथार्थ होते हैं और जो आगे चलकर कथानक रूढ़ि में बदल जाते हैं। अर्थात जो होने वाला है, यानी कथा कैसे होती है, आगे क्या होने वाला है, यह उत्सुकता पैदा करती है। अर्थात यह उत्सुकता अधिक प्रभावशाली हो या अधिक यह उत्सुकता बढ़े, इसके लिए उस प्रमुख कथा के साथ उस कथानक में अन्य भी छोटी मोटी कथाओं का प्रयोग किया जाता है। उसे कहा जाता है कथानक रूढ़िया। कथानक को गति और घुमाव देने के लिए जो मूल कथा है, जो प्रमुख कथा है, उसे गति देनी है, घुमाव देना है और उत्सुकता पैदा करनी है। यह पैदा करने के लिए उसकी जैसी अन्य घटनाओं का भी प्रयोग करना पड़ता है, उसे कहा जाता है कथानक रूढ़िया। और जयसी जी ने अपने काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया है। उनकी प्रमुख रचना पद्मावत की हमने कथा देख ली है। इसकी मूल कथा है राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के प्रेम का चित्रण। यह एक प्रेम काव्य है, यह एक श्रृंगारिक काव्य है। फिर भी इन दोनों के प्रेम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, इस चित्रण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जयसी जी ने हीरामन तोते का बोलना, राघवदूत को शैतान के रूप में प्रस्तुत करना, नागमती के विरह का चित्रण करना, गंधर्व सेन के राज्य का, सिंहद्वीप के राज्य के सौंदर्य का चित्रण करना, ये सारी बातें कथानक रूढ़ि के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं और अपने काव्य की कथा को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कथानक रूढ़िया जयसी के काव्य की विशेषता है। दूसरी विशेषता आती है महाकाव्यात्मकता। जयसी जी के काव्य में महाकाव्य के सभी लक्षण इसमें दिखाई देती है, क्योंकि जयसी जी के पद्मावत की रचना सर्गबद्ध है, इसमें 52 सर्ग है और इसमें एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है और जिसे कहा जाता है मसनवी शैली। और ये मसनवी शैली अर्थात खंड काव्य। मसनवी शैली फारसी पद्धति की शैली है, यह खंड काव्य से कहा जाता है। और इसकी कथा हमने बताई थी दो भागों में है, पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में लोक प्रचलित और काल्पनिकता का आश्रय लिया है और उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता का आधार लिया है। अर्थात सर्गबद्ध रचना है, एक शैली का प्रयोग किया है, दो भागों में इसकी कथा विभाजित है। इसका अर्थ है कि जयसी जी के काव्य में महाकाव्यात्मकता के लक्षण नजर आते हैं, इसलिए इनके काव्य की यह दूसरी विशेषता आपके सामने आती है। अगली विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद पर इनके भारतीयता का प्रभाव आपको दिखाई देता है, क्योंकि
जयसिंह जी भारतीय कवि रह चुके हैं और भारतीय कवि होने के कारण इनके काव्य में भारतीय रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई देता है। वह है अद्वैतवाद, कबीर जी का अद्वैतवाद। अद्वैत यानी ईश्वर दो नहीं एक होना। और कबीर जी की पंक्तियां हमने आपको बताई थी कबीर जी का परिचय देते वक्त। जैसे कबीर जी ने कहा था, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। अर्थात कबीर ने एक ही ईश्वर का गुणगान किया है और वह है कण कण में व्याप्त है। इसी रहस्यवाद का प्रभाव भी जयसिंह जी के काव्य पर दिखाई देता है। थोड़ा अलग है, कारण उन्होंने लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक कथा का वर्णन किया है। उन्होंने लौकिक जगत की प्रेम कहानी ली है, उस प्रेम कहानी के माध्यम से उन्होंने अलौकिकता का वर्णन किया है। इसीलिए उनके काव्य में पद्मावती परमात्मा है और राजा रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि परमात्मा की ज्योति सर्वत्र व्याप्त है, केवल उसे साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। और यह साक्षात्कार इस काव्य में सुवा यानी तोते ने किया है। राजा रत्नसेन को पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण कर, उसकी प्रशंसा कर साक्षात्कार उसने दिया कि पद्मावती किस प्रकार सुंदर दिखाई देती है। कण कण में यह ईश्वर व्याप्त है, उसे केवल आपको महसूस करने की आवश्यकता है। केवल अलग रूप में ये बात जयसिंह जी आपके सामने प्रस्तुत की है, इसीलिए यह भी क्या है, रहस्यवाद है और इनके काव्य की एक विशेषता है। अगली विशेषता उनके काव्य की है रस। और जयसिंह जी के काव्य का मूल रस है श्रृंगार रस, जो रसों का राजा है। कारण जयसिंह जी ने प्रेम कथा ली है और प्रेम में श्रृंगार आता ही है। और मूलतः श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष, दूसरा वियोग पक्ष। और जिस साहित्य में वियोग पक्ष का चित्रण अधिक रूप में होता है वह साहित्य बेजोड़ होता है। वियोग कारण संयोग की अपेक्षा वियोग में ही इंसान का प्रेम निखरता है। संयोग की अपेक्षा वियोग में ही इंसान का प्रेम समझ में आता है। इसी कारण जिस काव्य में जहाँ वियोग है वही सच्चे मायने में प्रेम है। इसीलिए इनके काव्य का महत्वपूर्ण जो रस है वह वियोग श्रृंगार है। जयसिंह जी लिखते हैं, तू फिरी फिरी दाहती सब पाखी, के ही सुख न लावसी आखी। सब दिशाओं में तो फिर रहा है, लेकिन मेरे के ही दुख न लावसी आखी, मेरे दुख को तुझे एहसास नहीं हो रहा। इस प्रकार उसकी वेदना भावना यहाँ चित्रित हुई है। अगली विशेषता इनके काव्य की है चरित्र चित्रण। मूलतः चरित्र चित्रण यह गद्य पक्ष की विशेषता होती है, फिर भी जयसिंह जी ने काव्य में भी इसका बड़े ही अद्भुत शैली में प्रयोग किया है। कारण इनके काव्य में कथा है और कथा में चरित्र आते हैं और उन्होंने प्रत्येक चरित्र को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है अर्थात प्रतीकात्मकता भी इनके काव्य में एक विशेषता महत्वपूर्ण रूप में आपके सामने आती है। पहले हम यह पंक्तियां उनकी देख लेंगे, बाद में पंक्तियों का अर्थ हम देख लेंगे, या उन पंक्तियों में जो कवि ने कहा है कि कौन किसका प्रतीक है इसका परिचय हम आगे देंगे। कवि लिखते हैं, तन चितौर मन राजा किन्ना, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्ना, गुरु स्वा जय पंत देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती है दुनिया धंधा, बादशाह सोई न यही चितबंदा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अल्लाउद्दीन सुल्तानु। इसमें जो प्रतीक अपनाए हैं वह किस प्रकार है देख लीजिए। चित्तौड़ तन का प्रतीक है, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है, सिंहल हृदय का प्रतीक है, हिय यानी हृदय का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, स्वा यानी तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती संसार यानी दुनिया धंधा यानी सांसारिक जीवन का प्रतीक है। इसमें नागमती एक भारतीय नारी का सच्चे मायने में चित्रण करने वाली, परंपरागत नारी का सच्चे मायने में प्रतिनिधित्व करने वाली नागमती है। राघवदूत शैतान का प्रतीक है, अल्लाउद्दीन सुल्तान माया का प्रतीक है। ये सारे प्रतीक राजा रत्नसेन
बुद्धि प्राप्त करने के लिए, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसे गुरु मिलता है, सुआ मिलता है, रावण तोता मिलता है। उसकी प्राप्ति के लिए उसके जीवन में अनेक मोह माया जाल उत्पन्न हो गए। उसमें अल्लाउद्दीन खिलजी नामक करागौद शैतान नामक यह उसके जीवन में अनेक अड़चने निर्माण करती है, फिर भी राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि जायसी ने लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण किया है, यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन का चित्रण किया है। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक बातें सहन करनी पड़ती है, अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, और ये कष्ट, बातें, ये सारी बातें एक रहस्यमय बातें हैं, इसलिए रहस्यात्मकता भी जैसे जी के काव्य में आपको दिखाई देती है। और उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि यह आपका जो परमात्मा है, जैसे मैंने कबीर के वक्त भी आपको कहा था, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ये ईश्वर, कबीर का ईश्वर दूसरा तीसरा कोई न होकर आपके जीवन का ध्येय, आपके जीवन का उद्देश्य, या हम यूँ कहेंगे जयसी जी के शब्दों में आपका परमात्मा। आपको क्या प्राप्त करना है ये पहले आप तय कर लीजिए। जब ये आप प्राप्त करेंगे तो प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में अनेक समस्याएं आएंगी, अनेक अड़चनें आएंगी, अनेक बातों का आपको सामना करना पड़ेगा, फिर भी आप हार मत जाइए। अगर इस वक्त आपको सच्चा गुरु मिलता है तो निश्चित रूप से आपको परमात्मा प्राप्त होता है। यही बताने का प्रयास कबीर जी ने अलग शब्दों में किया है, जयसी जी ने अलग शब्दों में किया है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। आपका परमात्मा आपके जीवन का निश्चित कुछ ना कुछ रास्ता, मार्ग, ध्येय, गोल, ये आपका परमात्मा है, और उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को जीवन में अनेक कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। जो कष्ट उठाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और वही जीवन में अपने परमात्मा को प्राप्त करता है। ये बताने का प्रयास जयसी जी ने भी अपनी काव्य में किया है। यही उनका रहस्यवाद है। प्रतीक योजना के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अलौकिक शब्दों में ये बातें आपके सामने प्रस्तुत की है। उनके काव्य की अगली विशेषता आती है अलंकार। उन्होंने परंपरागत से अलंकारों का प्रयोग किया है। यमक है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, सारे अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद है उनका, प्रसिद्ध छंद है दोहा और चौपाई। कबीर की भांति ही दोहा और चौपाई की भाषा है ठेठ अवधि। तुलसीदास की भांति यह साहित्यिक अवधि या संस्कृतनिष्ठ अवधि नहीं है। ठेठ अवधि अर्थात बोलचाल की अवधि इनकी भाषा है, और इस भाषा में उन्होंने अपने पद्मावत की रचना की है। ऐसे भाषा का प्रयोग कर उन्होंने एक बेजोड़ काव्यकृति का निर्माण किया है, और जिसके कारण वह हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसे जयसी जी का सामान्य परिचय और उनके काव्य का काव्य सौंदर्य समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।